अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 11वां हिस्सा। नरगिस की सांसों ने चलना छोड़ दिया होता है। आधी खुली आंखें उसकी बेबसी झलका रही होती है, फिर भी उसका भाई एक जुनूनी की तरह उसका गला दबा रहा होता है। रमीज को अपने ख्वाब में ये खौलनाक मौत का मंजर देख चीखें मार मार कर रो रहा होता है, मगर उस वक्त ना कोई उसे सुन रहा होता है और ना ही देख रहा होता है। भैया छोड़ दो, अब ये मर गई है। नरगिस के छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ नरगिस के गले से हटाते हुए कहा, छोटे ये क्या कर दिया मैंने? अपनी नरगिस को मार दिया। अब नरगिस का बड़ा भाई सर पर हाथ रखकर दीवार से टेके लगाकर बैठ जाता। अब जो होना था सो हो गया। वैसे भी इसका जिंदा रहना हमारे लिए बेहतर नहीं था भाईजान। सालों से बनाई हुई इज्जत पल भर में खाक हो जाती। बस समझ लेना कि हमारी कोई बहन नहीं थी। अब इसकी मैयत को ठिकाने लगाना होगा। भैया क्यों ना हम ऐसा करें कि इसकी लाश को उसी आम के बागीचे में पेड़ से लटका देते हैं जहां ये हमारी इज्जत को बर्बाद करती आ रही थी। इसकी तरह दूसरी लड़कियों के लिए ये एक सबक होगा। नरगिस के छोटे भैया ने बड़े भाई के बगल में बैठते हुए कहा, मगर छोटे लोगों को क्या जवाब देंगे और इतना दूर आम के बागीचे तक इसे लेकर जाएंगे कैसे? नरगिस के बड़े भाई ने पूछा। हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोग सुबह में खुद हमें इसके मरने की खबर दे जाएंगे। और रही बात के इसके लाश को आम के बागीचे में कैसे लेकर जाएं, उसका भी उपाय है मेरे पास। रात काफी हो रही है, सभी बेखबर अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। मैं आराम से कंधे पर डालकर नरगिस को ले जाता हूँ। आप साथ में रस्सी ले लो, फिर रस्सी के सहारे टांग देंगे, ठीक है? नरगिस के छोटे भाई ने बड़े आराम से सारे प्लान बड़े भाई को बताते हुए कहा। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। किसी बेकसूर को जान से मारकर उसके मुर्दा जिस्म को ठिकाने लगाने की बात बड़ी आराम से कर रहे हो। अरे सगी बहन थी वो आपकी, नरगिस की बड़ी भाभी ने गुस्से से कहा। फिर वो नरगिस की तरफ मुड़ती है। नरगिस ने, ए नरगिस उठ देख, मैं आ गई तेरे बेटे को किसी की हिफाजत में रखकर। वो उसे किसी अच्छे खानदान को गोद दे देंगे। और हाँ, उसका नाम रमीज रखने को कह दिया है मैंने। देखना तेरा बेटा एक अच्छी जिंदगी बसर करेगा, मुझ पर यकीन है ना तुझे? नरगिस की बड़ी भाभी ने उसके मुर्दा पड़े जिस्म को झंझोड़ते हुए कहा। मगर नरगिस अब कहाँ उठने वाली होती है, वो तो जा चुकी थी इस दुनिया से। तू समझाएगी मुझे कि क्या सही और गलत है? बता, किसके हवाले करके आई है तू इसके नाजायज बच्चे को? बता, नहीं तो तेरी भी मौत मेरे हाथों लिखी है आज। नरगिस के बड़े भाई ने अपनी बीवी को सर के बालों से पकड़कर उठाया, फिर थप्पड़ मारते हुए कहा, मर जाऊंगी मगर नहीं बताऊंगी। जो करना है कर लो। समाज, आस पड़ोस, रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे कहने देते जिसे जो कहना होता है। गलतियां कौन नहीं करता है? मोहब्बत में अक्सर नादानियां हो जाती है। इसका मतलब क्या कि हम अपनों को जान से मार देंगे? कातिल हो आप लोग, कातिल। नफरत और घिन आ रही मुझे आपसे। नरगिस की बड़ी भाभी ने रोते हुए कहा तो उसके बड़े भैया बुरी तरह से फिर से उसे पीटने लगते हैं। रमजान भाई, आप पागल हो गए हो? आस पड़ोस वाले सब उठ जाएंगे। भाभी को छोड़ो, पहले इसे ठिकाने लगाते हैं। आप लोग जल्दी से इसके कपड़े बदल दो, जिससे किसी को ये पता ना चले कि इसका हमल हुआ है। एक और बात, सुबह में कोई भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी को भी हम पर शक हो। पहले सब शांत हो जाओ, हमें जो करना है मिलकर करना है। नरगिस के छोटे भाई ने सभी को समझाते हुए कहा। मुंह मत ताको, जाओ, जो छोटे ने कहा है चुपचाप करो, वरना बच्ची कुची कसर भी पूरी कर दूंगा। नरगिस के बड़े भाई ने गरजते हुए कहा तो उसकी दोनों भाभियां मिलकर उसके मुर्दा पड़े जिस्म को साफ सफाई करके दूसरा लिबास पहना देती हैं। नरगिस के छोटे भैया उसके लिए मैयत को चादर में लपेटकर अपने कंधे पर लिए आम के बागीचे की तरफ चल देते हैं। उसके साथ उसके बड़े भाई रमजान भी हाथों में रसीले चल देते हैं। उसके पीछे घर में उसकी बड़ी भाभी फूट फूट कर रो रही होती है। छोटी वाली को कोई मतलब ही नहीं रहता। वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है।
इधर रात के सन्नाटों में नरगिस के दोनों भाई आम के बागीचे में नरगिस की मैयत को इस तरह लटका देते हैं जिससे लोगों को ये लगे कि इसने फांसी लगाई हो। फिर वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते। अचानक उसकी नज़र ख्वाब में अपने दोस्त असलम पर पड़ती है, जो छुप कर नरगिस का पेड़ पर लटकाए जाना हैरत से देख रहा होता है। असलम देख यार, इन्होंने मार दिया था मेरी नरगिस को, और तूने ये सब देखा था, फिर भी मुझे नहीं बताया था। तूने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि नरगिस की शादी कहीं और हो गई है? तूने धोखा दिया मुझे मेरे दोस्त, तूने धोखा दिया मेरे दोस्त। रमीज़ अपने दोस्त असलम से कहता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि रमीज़ अपने ख्वाब के एक ऐसे सफ़र पर होता है जहाँ सिर्फ वो सब कुछ देख सकता है, महसूस कर सकता है, सुन सकता है, मगर कोई उसे ना ही देख सकता और ना ही सुन सकता है। रमीज़ कुछ देर फटी फटी आंखों से पेड़ से लटकी नरगिस की मैयत को देखता रहता है। उसका मन अंदर से बेचैन सा होने लगता है, तो वो नरगिस के पैरों के पास खड़ा जोर जोर से दहाड़े मार कर रोने लगता है। रमीज़ भाई क्या हुआ आपको? आप इस तरह नींद में जोर जोर से क्यों रो रहे हो? इमाम साहब ने रमीज़ को उठाते हुए कहा। रमीज़ बिना कुछ कहे खटिया से उठकर अपने कमरे के सामने बने चबूतरे पर चेहरे को हाथों की हथेलियों में छुपाकर बैठकर रोने लगता है। इमाम साहब को रमीज़ का इस तरह रोना थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वो रमीज़ के पास कुछ देर खामोश खड़े रहते, उसे रोता देखते रहते हैं। फिर रमीज़ के कांधे पर हाथ रखकर उसे नरमी के साथ पूछते हैं, वो तो मैं अचानक किसी काम से इधर से गुजर रहा था रमीज़ भाई कि आपके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तो मैं इधर चला आया। रमीज़ भाई, अगर आप कुछ बताओगे नहीं और इस तरह रोते रहोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर बात क्या है? कुछ नहीं इमाम साहब, बस माजी के कुछ कड़वे सच पता चले आज, जिसे मैं सोचता था कि जिंदा है, अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो असल में सालों पहले मेरे वजह से मारी जा चुकी है। रमीज़ ने भरे गले से कहा। मैं कुछ समझा नहीं रमीज़ भाई, कैसा सच? माजी का खुदा के वास्ते आप सारी बातें तफसील से बताएं, शायद मैं आपका दुख कुछ कम कर सकूं, इमाम साहब ने समझाते हुए कहा। मैंने जो भी देखा है, महसूस किया है, अगर मैं आपको बताऊंगा आप यकीन नहीं करोगे, रमीज़ ने जवाब दिया। क्यों नहीं करूंगा यकीन? आप कह के तो देखें मुझे, इमाम साहब ने रमीज़ के करीब बैठते हुए कहा। इमाम साहब, आप हमेशा पूछते थे ना कि मैंने शादी क्यों नहीं की, आज मैं आपको उसकी असल वजह बताऊंगा, शुरू से आपको, रमीज़ ने कहा। हाँ रमीज़ भाई बताइए, इमाम साहब ने पूछा। इमाम साहब, जब मैं जवान था तब मुझे अपने ही गांव की एक प्यारी सी लड़की पसंद आ गई थी, जिसका नाम नरगिस था। मैं उससे पहली बार आम के बागीचे में मिला था। उसे कच्चे आम बेहद पसंद थे, इसलिए अक्सर वो हमारे गांव के ही एक सुनसान पड़े आम के बागीचे में गर्मियों में आम चुनने आती थी, अपने घर वालों से छुपकर। और मैं अक्सर तन्हाई और सुकून के पल गुजारने के लिए आम के बागीचे में पेड़ों के नीचे सो जाया करता था। एक रोज की बात है कि मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि एक छोटी सी ईंट मेरे सर पर जोरों से जा लगी। मैं सर सहलाते हुए जब उठा, ये देखने के लिए कि आखिर मुझे पत्थर किसने मारी है, तो देखा कि वो बड़ी ही मासूमियत के साथ कच्चे आम उठाकर अपने दुपट्टे में जमा कर रही होती है। उसे देखते ही मैं अपनी चोट का दर्द भूल गया और बस उसे देखता रह गया, रमीज़ ने आहें भरते हुए कहा। फिर क्या होता रमीज़ भाई, आगे बताएं, इमाम साहब ने कहा। फिर क्या, मैं खुशी खुशी उसकी मदद करने लगा। आम तोड़ने में मैं पेड़ पर चढ़कर पेड़ की डाली को जोर जोर से हिलाता, जिससे अनगिनत आम जमीन पर बिखर जाते और वो खुशी खुशी सभी आमों को समेट अपने घर चली जाती। इस तरह हमारी दोस्ती प्यार में बदलती गई। फिर एक रोज़ मैंने खुद के ही गुलाब के लगाए पौधे से गुलाब तोड़कर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। रमीज़ कहता हुआ रुक जाता है। आप तो आशिक मिजाज से रमीज़ भाई, और आप अपनी नरगिस को याद करके रो रहे थे, इमाम साहब ने पूछा। हाँ, उसी को याद करके रो रहा था। आज कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मतलब ये कि जब भी मैं सोता हूँ मुझे मेरे अतीत
माजी के पल ख्वाब में आते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात भी जो मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे मेरे अपनों के साथ क्या हुआ था। रमीज़ ने कहा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपके सामने ख्वाब में वो सारे पल दिखते हैं जो आपने जिए हैं, और वो भी जो आप नहीं देख पाए? इमाम साहब ने हैरत से पूछा। हाँ इमाम साहब, मैं वही कह रहा। आप मुझे बता सकते हो इस तरह के ख्वाब आने की वजह? रमीज़ ने पूछा। रमीज़ की बातों को सुन इमाम साहब परेशान से हो जाते हैं। हाँ ज़रूर बताऊंगा, और आपकी और नरगिस की कहानी भी सुनूंगा। फ़िलहाल मगरिब की अजान का वक्त हो चुका है, जाता हूँ अजान देने। आप भी वज़ू करके आ जाओ नमाज के लिए। इमाम साहब कहते हुए उठकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 11वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो बहुत ही जल्द लौटूंगी दूसरे हिस्से के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।